नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अमित तोमर और आप सब जुड़े हैं मेरे साथ आज एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ साथियों, हम बात कर रहे हैं मोदी 3.0 सरकार की। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, भारत में आम चुनाव का रिजल्ट आ गया है जिसमें किसी भी सरकार को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। यानी अगर चाहे हम बात करें बीजेपी की, चाहे बात करें कांग्रेस की, चाहे किसी भी सरकार की बात करें, क्योंकि मुख्य रूप से दो ही बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस, लेकिन वहां किसी भी सरकार को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। अब जब ऐसे में पूर्ण बहुमत नहीं मिला है तो जो सरकार बनेगी वो बनेगी किसके साथ? गठबंधन के साथ। अगर हाँ हम बात कहें बीजेपी और उसके सहयोगी दल, क्योंकि सभी ने जो चुनाव लड़ा है वो अकेले दम पर किसी ने नहीं लड़ा, सब ने कोई ना कोई साथ लेकर चुनाव लड़ा है। जैसे बीजेपी और उसके घटक दलों का जो एक अलायंस है, जो एक गठबंधन है, उसे कहते हैं एनडीए, और जो कांग्रेस और उसके जो समर्थक दल हैं उनका जो एक गठबंधन है उसे कहते हैं इंडी गठबंधन। अब ऐसे में अगर बात करें एनडीए को, हालांकि बहुमत मिला है, एनडीए अपने दम पर 292 सीटें लेकर आया है, जिसमें अकेला बीजेपी की बात करें तो 240 सीटें अकेले बीजेपी लेके आई है। अब किसकी बनेगी सरकार, कौन मंत्री होगा? क्योंकि अब आपके पास कौन है? आपके सहयोगियों के बिना आप सरकार नहीं चला सकते। तो ऐसे में सहयोगियों की जो पूछ है, जिसे बोल देते हैं रीझ बूझ, वो बहुत ज्यादा होने वाली है, क्योंकि बिना उनके सरकार नहीं चलेगी। अगर हम पिछले दो टर्म्स की बात करें तो बीजेपी चाहे 2014 की बात करूं, चाहे 2019 की बात करूं, दोनों ही बार अपना पूर्ण बहुमत लेके आई थी। मतलब अगर उसके सहयोगी दल बीजेपी से अलग भी हो जाते हैं तो भी बीजेपी प्रॉपर अपनी सरकार चला सकती है। यानी उसके पास वो जादुई आंकड़ा है जिसके दम पर सरकार बीजेपी चला सकती थी, लेकिन इस बार बीजेपी जादुई आंकड़े से थोड़ा सा पीछे रह गई। तो आइए क्या है पूरी कहानी, एक एक करके समझते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या ये सरकार पूरे 5 साल चलेगी? बॉस क्वेश्चन मार्क तो है, क्या ये सरकार पूरे 5 साल चलेगी? क्या पूरे 5 साल ये वाला टर्म नरेंद्र मोदी जी पूरा कर पाएंगे? आइए जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात की जाए, इलेक्शन हुए, इंडिया इलेक्शन रिजल्ट 2024, एनडीए सेट टू फॉर्म्स गवर्नमेंट विद 293 सीट्स व्हाइल इंडिया ब्लॉन्ग गिव्स ए शो विद 232। यानी अगर हम बात करें कि जो गठबंधन था, कौन सा गठबंधन? जो एनडीए गठबंधन था, उसने 293 सीटें हासिल की, वहीं इंडी गठबंधन ने 232 सीटें हासिल की। इसके साथ ये तो अटकलें क्लियर हो गई कि प्रधानमंत्री तो श्री नरेंद्र मोदी जी को ही बनना है। जैसे ये एनडीए के पास जो सीटें हैं वो जैसे ही 293 आई, वैसे ये बात क्लियर हो गई कि इस हिसाब से प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी को ही बनना है। लेकिन अब दिक्कत ये आई कि जो अब बीजेपी अपने कितने लेके आई, अपने दम पर कितनी सीटें लाई, वो देखने वाली बात है। अगर मैं यहां बात करूं तो सभी न्यूज़पेपर ने ये जो सारे के सारे जो दल थे, बीजेपी के साथ जो छोटे छोटे दल थे, उनमें चाहे बात करें आरजेडी हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू की पार्टी हो, चाहे पवन कल्याण की पार्टी हो, चाहे चिराग पासवान की पार्टी हो, सभी ने मोदी जी को सर्वसम्मति से अपना नेता चुन लिया। यानी अगर बात करें तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की मीटिंग हुई 7 तारीख को दिल्ली में। यहां सब लोगों ने इसको बीजेपी के नरेंद्र मोदी जी को अपना नेता चुन लिया। यानी जो प्रधानमंत्री होने हैं वो कौन बनना है अगला प्रधानमंत्री? यानी जो जो नेताजी हैं उनको चुन लिया किसने? जो नेता चुना, बहुमत दल का नेता, वो मोदी जी को चुन लिया गया। अब अगर ऐसे में हम बात करें तो ध्यान से समझना, अगर आगे की कहानी की बात करें तो यहां ध्यान से देखना, अलग अलग न्यूज निकल के आई। 3.0 तो इस वजह से नहीं टूटेगा एनडीए घटक दलों को साथ लेकर चलने की को मोदी माहिर है। प्रधानमंत्री मोदी का शपथ ग्रहण समारोह यादगार होगा, विदेशी मेहमानों को भी बुलाया जाएगा, ये सारी चीजें आई। आफ्टर ऑल किसके हिस्से में कितनी सीटें आई, बात यह है। अगर मैं बात करूं, इस गठबंधन में मुख्य भूमिका में रहे ये दो लोग, जी हां साथियों, जो मेन एक तरह से किंग मेकर की भूमिका में रहे वो ये दोनों रहे। अगर हम बात करें नीतीश कुमार की, आप बिहार के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, इनकी पार्टी 12 सीटें लेकर आई लोकसभा में। कितनी? 12 सीटें लेकर आई। और अगर हम बात करें चंद्रबाबू नायडू की, जिनकी पार्टी तेलुगु देशम पार्टी है, ये 16 सीटें लेकर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी चुनाव ये जीत चुके हैं। तो ये 16 सीटें लेकर और ये जीतकर आए लोकसभा में।
ऐसे में इन दोनों की मिला दे तो टोटल हो जाती है 28। उसमें 7 शिंदे गुट जो शिवसेना वाला है, 5 चिराग पासवान, इस तरह से टोटल नंबर जो हुआ 293 के आसपास पहुंचा। अब ऐसे में बात आती है इन दोनों की, क्योंकि अगर इनमें से कोई भी पलटी मारता है तो फिर इंडिया गठबंधन के लिए तो फिर एनडीए गठबंधन के लिए दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इंडिया बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। अब ऐसे में बात है कि ये जब पार्टी में शामिल हैं, भाई सरकार बनाने में सहयोगी हैं, तो ये अपने लिए क्या क्या डिमांड करेंगे, ये एक बड़ी बात है। वहीं अगर बात करें तो दोनों ने ही सुर्खियां ऐसी हैं कि दोनों ने ही अपने राज्य के लिए स्पेशल स्टेटस की मांग कर ली है कि भाई साहब हमें तो स्पेशल स्टेटस चाहिए। अब ये स्पेशल स्टेटस क्या होता है? स्पेशल स्टेटस उन राज्यों को दिया जाता है जिन राज्यों में जो ज्योग्राफिकल कंडीशन होती है, जो भौगोलिक स्थिति होती है, वो अनुकूल नहीं होती। मतलब जैसे वहां एक तरह से फसलों का उत्पादन कम होता है या रोजगार के अवसर कम है। इस तरह के राज्यों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार स्पेशल राज्य का स्टेटस देती है। इसके अंतर्गत जैसे केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार को जो दिया गया कर्ज होता है ना, वो बहुत ना के बराबर होता है। ऐसे होता है कि मतलब अगर केंद्र सरकार ने राज्य को 100 रुपये उधार दिए तो 100 में से जो वापस लौटाना है वो 10 ही लौटाना है, 90 तो अपने पास रख लेना है कि जा सिमरल जी ले अपनी जिंदगी, कुछ इस टाइप से। अब अगर बात करें उसके बाद जो सीटों का समीकरण है वो कुछ इस तरह से है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर 240 सीटें लेके आई है। वहीं 2019 में भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें थी वो मात्र 63 सीटें कम है, यानी 330 सीटें थी। इस बार बीजेपी 240 सीट अपने दल पर लेके आई है। वहीं हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस मात्र 99 सीटें लेकर आई है। अब इतने पे तो ये देखो कांग्रेस वाले या विपक्ष खुश केवल इस वजह से हो रहा है कि उसको मोदी को उसने 400 पार लाने से रोक दिया। अरे यार डूब मरो अगर तुम्हारा ये खुशी है कि केवल हमने दूसरे को टॉप नहीं करने दिया। ऐसे समझो जैसे 2 बच्चे क्लास में पढ़ रहे थे, दोनों ने साथ एग्जाम दिया, तो एक जो बच्चा था जो कमजोर था पढ़ने में, वो जो दूसरा बच्चा जो होशियार था वो ये कह रहा है मैं टॉप मारूंगा। बस जो कम पढ़ने वाला है वो इस बात पर खुश है कि हमने उसे टॉप नहीं करने दिया। गजब है यार, हम फेल हो गए उसकी परवाह नहीं है, लेकिन हमने उसे टॉप नहीं करने दिया, इस बात की ज्यादा खुशी है। खैर तुम्हारी सोच ही ऐसी है, नियति ऐसी है। खैर आ जाइए वापस। अब ऐसे में अगर बात करें तो यहां देखो सीटों का वितरण इस तरह से, बीजेपी 240 सीटें, वहीं बात करें कांग्रेस की 99 सीटें, 241 सीटें यहां बीजेपी जीत के आई। वहीं कांग्रेस 99 सीटें। टोटल अगर मैं सीटों की बात करूं, तेलुगु देशम पार्टी, जेडीयू, शिवसेना, ये सारी की सारी सीटें मिला के होती हैं 292 सीटें। 292 सीटों पर क्या हुआ, 292 सीटों पर इंडिया गठबंधन मौजूद है। लेकिन अब दिक्कत है कि अगर इन 292 में से ये 16 और 12 निकल जाएं, अब आप क्यों कहोगे सर क्यों निकल जाए, क्योंकि भैया इनका इतिहास ऐसा ही रहा है। तो कुल मिला के ये तो 292 हो गए और ये 205 बैठ रहे, तो ये तो तय हुआ कि प्रधानमंत्री की शपथ तो तय है कि मोदी जी ही लेंगे। फिर एक न्यूज और आई मार्केट में कि इंडी गठबंधन टूट रहा है, यानी गठबंधन जो है वो टूटना शुरू हुआ। जी हां साथियों, कई पार्टियों के नेता जो कि कांग्रेस के साथ थे उन्होंने कह दिया है कि हमारा गठबंधन यहीं तक था, अब आगे नहीं है। तो कहने का मतलब ये गठबंधन टूट रहा है। अब ऐसा भी जरूर नहीं है कि भाई साहब इधर वाले टूट के इधर आएंगे, ये जो अलग अलग पार्टियां ना इधर, ये जो पार्टियां हैं ये भी टूटकर इधर जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा सर, उसके बाद बात करें तो यहां अगर बात किया जाए तो कुछ न्यूज चैनल में एनडीए को 303 सीटें दिखा रहा है। अब क्यों दिखा रहा है, क्योंकि कुछ अदर्स भी थे, अदर्स मतलब अन्य जो निर्दलीय थे या किसी और पार्टी से थे, तो जो अदर्स थे वो भी आके मिल गए एनडीए के साथ। तो ऐसे में एनडीए का जो नंबर है वो 303 हो जा रहा है। तो अगर एक व्यक्ति छोड़कर जाता है, चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार, तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा, फिर उसके बाद यहां पर यूपी में देखो इस बार बीजेपी को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। जहां यूपी में 64 सीटें थी वहां मात्र केवल 33 सीटें, यानी अगर बात करें तो लगभग आधी ही सीटें यूपी में बीजेपी जीत पाई है। इवन अयोध्या तक की सीट बीजेपी हार गई है। अब आप सोचो कितनी बड़ी ये बीजेपी के लिए चिंता की बात है कि आप अयोध्या तक हार गए। उसके बाद बात करें तो योगी ने तत्काल प्रभाव से बैठक बुलाई मंत्रियों की और कहा कि भैया हारे क्यों,
और यहां एक न्यूज आपके लिए गुड न्यूज और है कि योगी बाबा ने अपने प्रदेश में जितने भी खाली पद हैं सबके जल्दी से जल्दी कहां किस डिपार्टमेंट में कितने खाली पद हैं और सभी पे जल्दी से जल्दी नियुक्ति कराने की बात की गई है। तो संभवतः आने वाले समय में आपको जल्दी ही उत्तर प्रदेश में बम्पर भर्ती देखने को मिल सकती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फटाफट से। उसके बाद अब बात यह है, सर ये सारे काम हुए, बात यह आई क्या ये सरकार 5 साल पूरा करेगी? जी हां साथियों, बड़ा सवाल है, क्या सरकार 5 साल पूरा करेगी? चलिए देखते। मुश्किल है कि सरकार 5 साल पूरा करे। सर क्यों? पहला कारण तो देखिए यही है, पहला कारण तो ये दोनों, यानी इन दोनों का कोई भरोसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अब से पहले ये इंडिया गठबंधन के साथ हुआ करते थे। बोले सर तो क्या बात हुई? इंडिया गठबंधन के साथ थे लेकिन अभी एनडीए के साथ है, लेकिन उससे पहले भी एनडीए के साथ थे। मतलब नीतीश कुमार का नाम तो पलटू राम फेमस हो गया है कि भाई साहब ये तो पलटू राम है, इनको खुद पता नहीं है। पता चला शाम को जब थे तो आप एनडीए में थे, सुबह उठे तो इंडिया में पहुंच गए, इनका कोई अता पता नहीं है। सेम हाल चंद्रबाबू नायडू का है। तो ऐसे में अगर ये दोनों पलटी मारते हैं तो बीजेपी के लिए बड़ी चुनौतियां सामने आ जाएंगी। दूसरा जो कारण है मेन, दूसरा कारण यह है, केजरीवाल जी एक बयान दिए थे कि भैया मोदी जी जो है ना वो तो बस 1-1.5 साल पीएम रहेंगे, उसके बाद तो रहेंगे नहीं। बोले क्यों रहेंगे? क्योंकि मोदी जी ने एक नियम बनाया था जिसके तहत उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी यानी जो सीनियर थे उनको किनारे कर दिया था कि भाई साहब जो 75 साल का नेता हो गया वो रिटायरमेंट ले लो। तो मोदी जी अगले साल 75 के हो जाएंगे, तो संभवतः 2025 में मोदी जी 75 के हो जाएंगे तो मोदी जी भी संन्यास ले लेंगे, यानी मोदी जी भी मार्गदर्शक मंडल में आ जाएंगे। चलो ये तो कोई बड़ी बात नहीं थी। अब देखो सबसे जो बड़ी बात है कि जो चुनाव 2000 ये जो सरकार है वो 5 साल पूरे नहीं करेगी, उसका एक बड़ा कारण है। देखिए बिहार में 2025 में जो मुख्यमंत्री के लिए चुनाव होना है। अब ऐसे में अगर नीतीश कुमार को गड़बड़ लगा कि भैया हम हार जाएगा, तो नीतीश कुमार पाला बदलने में, अपनी मुख्यमंत्री की सीट बचाने के लिए पाला बदलने में टाइम नहीं लगाएंगे, वो फटाक से इधर से कूद के उधर जंप कर जाएंगे, ये बात श्योर है। एक बात तो ये। दूसरा, ऐसा हो सकता है कि बीजेपी सरकार का जो मुख्य उद्देश्य है ना वो क्या है? मुख्य उद्देश्य है एक देश एक चुनाव। ये बीजेपी सरकार का जो वर्तमान में सत्ताधारी पार्टी है उसका मुख्य एक उद्देश्य है कि भैया पूरे देश में अलग अलग चुनाव नहीं, एक बार में ही चुनाव करवा दिए जाए। तो ऐसे में बिहार में चुनाव होने 2025 में और उत्तर प्रदेश में चुनाव होने 2027 में, तो यह संभावना है कि बिहार के जो चुनाव है उनको 1 साल डिले कर दिया जाए और उत्तर प्रदेश के चुनाव को 1 साल पहले करवा दिया जाए, यानी 2026 में ही क्या हो जाए, 2026 में साथ बिहार और उत्तर प्रदेश के चुनाव हो जाएं। मतलब ऐसे ही कुछ लोकसभाओं को एक साथ ला के और चीजों को मैनेज किया जाए और एक देश एक चुनाव, इस पे एक कमेटी भी बनाई थी, उसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है सरकार को, अभी वो हालांकि उजागर नहीं की है, तो हो सकता है कि सरकार उस पे काम करे। दूसरा, 26 में ही क्यों? क्योंकि 26 में अगर आप देखो तो वर्तमान में भारत में जो टोटल सीटें हैं वो कितनी है भाई? टोटल सीटें हैं भारत में 543 और जिनमें से जो सरकार बनाने के लिए चाहिए वो 272 का आंकड़ा चाहिए, है ना? सरकार बनाने के लिए 272 का आंकड़ा चाहिए, टोटल है 543। अब ऐसे में ध्यान से समझना, लेकिन ये 543 कब के आधार पर है? 1971 की जनगणना के आधार पर। बोले सर मतलब? मैंने कहा मतलब ये कि वर्तमान में जो सांसद है ना उनकी कमी है। बोले सर कमी कैसे है? मैंने कहा कमी ऐसे है कि हमारे यहाँ पे जो सांसद, जब 1971 की जो जनसंख्या है ना, जब भारत की जनसंख्या लगभग 60 करोड़ के आसपास हुआ करती थी, 60-70, तब के हिसाब से सीटों का बंटवारा है। अभी के हिसाब से चूंकि अब तो जनसंख्या लगभग उसके 2.5 गुना के आसपास हो गई है, तो अब के हिसाब से सीटों का बंटवारा नहीं है। बोले फिर कब होगा? मैंने कहा इस 1971 में जब 42वां संविधान संशोधन हुआ तो आर्टिकल के जो धारा है उसमें 81 के 3 में एक नियम जोड़ दिया गया कि इस नियम के तहत 2000 के बाद अगला सेंसस यानी अगली जनगणना के होने तक इतने ही सांसद रहेंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। बोले अब 2011 की तो जनगणना हो गई, उसके बाद जनगणना 2021 में होनी थी लेकिन नहीं हो पाई, अब जनगणना होगी। अब जब जनगणना होगी तो नया क्या होगा? नया पूरा का पूरा सीटों का अलग तरह से बंटवारा होगा, पूरा का पूरा डिलिमिटेशन होगा, यानी चुनाव आयोग के द्वारा सीटों का वितरण किया जाएगा कि
किस क्षेत्र को मतलब कौन से क्षेत्र में कितनी कितनी सीटें हैं, किस राज्य में कितनी सीटें हैं। बाय द वे सीटों का जो बंटवारा होता है वो होता है जनसंख्या के आधार पर, यानी अगर देखें तो 10 लाख लोगों पर एक सांसद आता है। तो इस तरह से ये सीटों का बंटवारा होगा तो हमारी सीटें बढ़कर लगभग 753 के आसपास सीटें हो जाएंगी, 753 के आसपास सीटें हो जाएंगी। यानी अगर बात करें तो 500 से 753 सीटें हो जाएंगी। इसके लिए हमने तैयारी भी कर ली है। अच्छा, अब आप कहोगे सर ये कब होगा? ये 2026 तक वैलिड है, यानी 2026 तक आप क्या कर सकते हैं। बाद में 2001 में इसमें संशोधन करके, पहले तो ये 2000 के बाद तक था, फिर इसे 2026 तक कर दिया गया था कि 2026 तक आप इतने ही सांसद रख सकते हो, लेकिन 2026 के बाद आपको इन सांसदों का नंबर बढ़ाना होगा। तो 2026 में ये बात भी पूरी हो जाएगी। तो ये कारण है कि उस समय दोबारा फिर से चुनाव हो जाए 2026 में, ठीक है। तो उसके लिए हमने एक नई संसद भवन का निर्माण भी कर लिया है। नया संसद भवन इस तरह से कि इसमें 888 लोग बैठ सकते हैं, क्योंकि पुराने संसद भवन में तो जो आपके 543 थे उन्हीं के लिए जगह कम पड़ रही थी, लेकिन अब हमने बड़ा संसद, नया जो संसद है वो बना लिया और इसमें लगभग 800 से भी ज्यादा लोग बैठने की जगह है, ठीक है। तो ये वो कारण थे जिसके तहत सरकार अपने 5 साल पूरे करना संभव नहीं लग रहा है, ठीक है साथियों। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।